वेलकम। देखिए आगे हम आज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फोटोकेमिस्ट्री में है, उसी सीरीज़ में फास्फोरेसेंस के बारे में पहले बात करेंगे, फिर फोटोसेंसिटाइजेशन के बारे में बात करेंगे और फिर आगे जितना हम इसमें कर पाते हैं आज हम फिर करने वाले हैं। देखिए मॉलिक्यूल किस प्रकार सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आता है, इस बारे में बड़े विस्तार से हमने पीछे बातें कर ली। अब ट्रिपलेट स्टेट T1 जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कहलाती है, वो जहाँ स्पिन पैरेलल सिचुएशन होती है। वहाँ से ये S0 स्टेट में दो प्रकार से लौट सकता है। पहला ISC और दूसरा लाइट इमिशन जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। ISC और फॉस्फोरेसेंस दोनों ही निश्चित रूप से टाइम डिलेड प्रोसेस होंगे, क्योंकि वहाँ पर स्पिन जो हमारा प्रॉब्लम है, एंगुलर मोमेंटम की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो वहाँ पर भी अराइज होगी, क्योंकि वो स्पिन पैरेलल है जिससे स्पिन युग्मित होना चाहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे ट्रिपलेट स्टेट में इस प्रकार से हैं और अब ये सिंगलेट स्टेट में आना चाहते हैं, और सिंगलेट स्टेट में जो है ये इस प्रकार से होना चाहते हैं। तो इसमें देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा है उसके स्पिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अब भी पहले भी ऐसे था और अब भी ऐसे रहेगा, लेकिन दूसरे का स्पिन जो पहले ऐसे था वो अब चेंज होके ऐसे होना है। तो इस प्रोसेस में समय लगता है, क्योंकि इसको अपना इन्वर्जन करना पड़ेगा इस तरीके से, और इसको इन्वर्जन करने में टाइम लगता है। और इस आधार पे ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है बिल्कुल टाइम डिलेड है और इस वेरी स्लो है, चाहे ISC कहें हम, चाहे फॉस्फोरेसेंस कहें। फॉस्फोरेसेंस और ISC दोनों ही S0 स्टेट पे आ रही T1 से। एक हीट एक्सर्शन है, एनर्जी कैस्केड है हीट एनर्जी के रूप में, और दूसरा लाइट के रूप में इमिशन है, और दोनों ही इमिशन स्पेक्ट्रम है, एक हीट है एक लाइट है। तो जो लाइट के रूप में निकलता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। और देखिए दोनों की तुलना करें, उस टाइम में लगता है इसके अंदर दोनों ही घटनाओं को होने में 10⁻³ सेकंड से 10⁻1 सेकंड का समय इनमें लगता है। अब देखिए अगर हम तुलना करें फॉस्फोरेसेंस की किससे, फ्लोरेसेंस से, तो आप बैक में जाके अपना जेवलेंस की डायग्राम जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंगलेट स्टेट से जब हमारा मॉलिक्यूल S0 स्टेट में आता है S1 से, तो वहाँ पर जो लाइट के रूप में निकलता है वो हमारा कहलाता है फ्लोरेसेंस। और वहाँ से अगर वो रेडिएटिव होकर नीचे पहुँचता है तो उसको हम कहते हैं IC, इंटरनल कन्वर्जन एनर्जी कैस्केड। अब यहाँ पर ट्रिपलेट से इधर आ रहा है तो इसमें, और सिंगलेट से आ रहा है तो उसमें दोनों ही प्रकाशिक घटनाएं हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम है, फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस। लेकिन फास्फोरेसेंस जो होता है वो ट्रिपलेट स्टेट से होता है। ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी सिंगलेट की तुलना में नीचे होती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरेसेंस में फ्रिक्वेंसी लो होगी बजाय फ्लोरेसेंस के, तो लोअर फ्रिक्वेंसी पे ये इमिशन होता है। तो ये बात हम इसमें कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोटोसेंसिटाइजेशन। जब मॉलिक्यूल में कुछ नहीं होता है, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस या ISC, IC, इस प्रकार की कोई घटनाएं अब तक जो हम ऊपर देख चुके हैं इनमें से कोई भी नहीं होता है, S1 हो चाहे T1 स्टेट हो, तो वहाँ से वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को जो इन्वायरमेंट में मौजूद है और ग्राउंड स्टेट में है, उस मॉलिक्यूल को अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसमिट कर सकता है। और इसको हम कहते हैं
ट्रांसमिट करेगा तो वो जो न्यूट्रल स्टेट में यानी ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है जिसको ट्रांसमिट की गई एनर्जी, वो क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा। और ये जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है जो किस में S1 में था या T1 में था, वापस ग्राउंड स्टेट में लौट आएगा। और ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसेंसिटाइजेशन। उस मॉलिक्यूल को इसने सेंसिटाइज किया है, तो ये फोटोसेंसिटाइजेशन कहलाता है। और ये उन प्रकार के मॉलिक्यूल्स में होता है कि जो मॉलिक्यूल सिमेट्री कारणों से, अपना स्ट्रक्चरल इश्यूज से और भी कई सारे कारणों से, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं एक एक करके चीज़ों को, उन सब के कारण न तो वो आईसी कर पा रहे हैं, न वो आईएससी कर पा रहे हैं, और न ही वो हमारा फ्लोरेसेंस कर पा रहे हैं, और नहीं वो फास्फोरेसेंस कर। ये चारों में से कोई भी इवेंट उस मॉलिक्यूल के द्वारा संपन्न नहीं हो रही है। तब ये पांचवें रूप में क्या कर सकता है, फोटोसेंसिटाइजेशन। तो अपनी एक्साइटेड एनर्जी को किसी भी अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल को दे देगा और वहाँ से ये खुद इनएक्साइट हो जाएगा और उस मॉलिक्यूल को जो ग्राउंड स्टेट में था एक्साइट कर देगा। ये फोटोसेंसिटाइजेशन कहलाता है। इस चीज़ को समझने के लिए देखिए, एक्साइटेड मॉलिक्यूल को जनरली हम डोनर कहते हैं, और जो S0 स्टेट में दौड़ जाता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट से कहाँ S0 में आता है। और दूसरा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है जिसको एनर्जी ट्रांसफ़र होनी है, वो जिसको फोटोसेंसिटाइज करना, उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर फॉर ए। तो वो ग्राउंड स्टेट में होता है, S0 स्टेट में होता है, और वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है। तो ये रिएक्शन दे रखी है कि जो डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, ये डी स्टेरिक डी, ये एक्साइटेड है, और ये जो ग्राउंड स्टेट S0 स्टेट में डी है, ये S0 स्टेट में ए है, और ये एक्साइटेड स्टेट में ए है। इस प्रकार से एक्सेप्टर और डोनर मॉलिक्यूल्स को हम इस रूप में हम देखिए यहाँ पे कि जब मॉलिक्यूल एक्साइट हो सकता है तो उसके पास दो रास्ते हैं। क्वांटम लाइट को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो सकता है, और किसी एक्साइटेड मॉलिक्यूल से एनर्जी प्राप्त करके भी वो एक्साइटेड हो सकता है। यानी फोटोन का डायरेक्ट भी एब्जॉर्प्शन कर सकता है, या किसी फोटोन का एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हुए मॉलिक्यूल से ये अपनी एनर्जी, वहाँ से एनर्जी लेकर और फिर ये एक्साइट हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी वहाँ पर है। अब देखिए, एनर्जी ट्रांसफ़र जो है हमारा एक रूल से चलता है, और इस रूल को हम कहते हैं, देखिए, विग्नर-स्पिन कन्वर्जन रूल। एनर्जी ट्रांसफ़र इस नियम के आधार पर होता है, विग्नर स्पिन कन्वर्जन रूल। और ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर आधारित एक बहुत ही स्पेशल केस होता है कि जिसमें किस प्रकार जो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको आगे देख सकते हैं। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ट्रिपलेट स्टेट जो है वो किसी डोनर मॉलिक्यूल की ट्रिपलेट स्टेट, जिसको यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए आप, ये ट्रिपलेट स्टेट किसी सिंगलेट स्टेट में ट्रांसफ़र होती है, ये यहाँ पर। तो देखिए ये किस प्रकार से ट्रांसमिशन हो सकता है। देखिए, सिंगलेट बन जाए डोनर और ट्रिपलेट बन जाए कौन, एक्सेप्टर। और देखिए, एक पॉसिबिलिटी थी कि डबलेट तो बन जाए कौन, डोनर, और डबलेट ही बन जाए कौन, एक्सेप्टर। एक पॉसिबिलिटी ट्रिपलेट तो रह जाए कौन, डोनर, और दो डबलेट बन जाए किसमें, एक्सेप्टर में, और एक सिंगलेट हो जाए और दो डबलेट हो जाए। ये सारी पॉसिबिलिटी आप देखिए यहाँ पर, ये सब संभावनाएं बता रखी एक एक करके। तो इसमें क्या है कि इन सभी केसेस में प्रोडक्ट में जो इलेक्ट्रॉन है स्पिनिंग अप है,
3 और 1 स्पिनिंग डाउन है। प्रत्येक केस को आप चेक कर लीजिए। पहले वाले में देखिएगा 2 और 1 3 स्पिनिंग अप है, और 1 ये डोनर मॉलिक्यूल के साथ जो है ये स्पिनिंग डाउन है। ये देखिए आप स्पिनिंग डाउन ये वाला। अब देखिए आप इसमें 2 और 1 3 तो स्पिनिंग अप है और 1 स्पिनिंग डाउन है। इसमें देखिए 2 और 1 3 स्पिनिंग अप है, 1 स्पिनिंग डाउन है। इसमें देखिए 1 और 2 3 स्पिनिंग अप, 1 स्पिनिंग डाउन। तो प्रत्येक केस में हम ऐसे कह सकते हैं कि पूरा सेट इस प्रकार से बनता है, और ये इलेक्ट्रॉनों की स्पिन का डोनेशन करने के, स्पिन को देने के बाद में, मतलब एनर्जी को ट्रांसमिट करने के बाद में उनके स्पिन में होने वाला चेंज है सभी के अंदर। तो 2 ट्रिपलेट स्टेट फिर बन रही है यहाँ पे देखिए आप, या तो दोनों के ऊपर की तरफ है। ये देखिए यहाँ पर एक ट्रिपलेट स्टेट, ना ये नहीं, ये देखिए, और ये देखिए, ये दोनों ट्रिपलेट बन रही है। यहाँ पर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो ट्रिपलेट में है इस जगह, और यहाँ पर डोनर मॉलिक्यूल जो ट्रिपलेट में आया है। तो 2 ट्रिपलेट स्टेट वहाँ पे बनती है, और ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट हो सकती है दोनों, जो इस रूल का क्या करती, वोलेट उल्लंघन कर रही इस नियम का। तो ये हम इसमें जान सकते हैं, साफ दिख रहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें देखिए अब क्या चीज़ बचती है कि जो विग्नर रूल को फॉलो कर रहे हैं उसी प्रकार के एक्साइटेशन वहाँ पर संभव है। ऐसे एक्साइटेशन कभी नहीं होते जो इस विग्नर रूल का, विग्नर स्पिन रूल का जो कन्वर्जेशन रूल है उसका उल्लंघन करते। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि 2 ही प्रकार की वहाँ पे क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र संभव है। डोनर मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में है, और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है। जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पहुंच गया ट्रिपलेट स्टेट में, और डोनर मॉलिक्यूल बन गया ग्राउंड स्टेट में। तो ये ट्रिपलेट ट्रांसमिशन कराता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखिएगा कि डोनर सिंगलेट में है और ये ग्राउंड स्टेट में है, एक्सेप्टर सिंगलेट में एक्साइटेड में चला गया और डोनर सिंगलेट में चला गया। ये सिंगलेट एनर्जी ट्रांसफ़र है। तो दोनों ही प्रकार की वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, और दोनों ही प्रकार के ट्रांसफ़र जो है बहुत महत्वपूर्ण है फोटोकेमिस्ट्री की दृष्टि से, और दोनों ही एक्साइटेड स्टेट को उत्पन्न करते हैं। अब देखिए इसमें सिंगलेट जो होते हैं वो उनकी डिस्टेंस जो होती है रिलेटिवली ज़्यादा होती है, और ऑलमोस्ट कितने 40 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो ये इस प्रकार का कोलिजन जो है मॉलिक्यूल्स में नॉर्मली होगी, तब ये एनर्जी वहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। देखिए आगे इस स्लाइड में कि फोटोसेंसिटाइजेशन जो होता है वो किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके देखिए कारण क्या है कि हम कभी भी किसी मॉलिक्यूल को डायरेक्ट डिज़ायर्ड एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले जा सकते। जैसे माना कि कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन S1 स्टेट से होती है या कोई T1 स्टेट से होती है। जनरली T1 स्टेट से होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि T1 स्टेट में एनर्जी नीचे होती है और टाइम डिलेड प्रोसेस है, लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। तो ट्रिपलेट स्टेट से एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और केमिकल रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या हो गया फोटोसेंसिटाइजेशन का, कि हम इच्छित उत्तेजित अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से इस मेथड से, जिसको हम किसी भी मॉलिक्यूल को सीधे ही रेडिएशन देकर उस स्तर पर नहीं ले जा पाते हैं। देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि फोटोसेंसिटाइज़र का चयन कैसे करें। तो ये बहुत बड़ा एक रिसर्च का विषय है कि किस प्रकार हम किस प्रकार हम फोटोसेंसिटाइज़र यूज़ करें किसी भी अमुक प्रकार की अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए। तो
इसको हम डिटेल में जानना ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमको 1,3-ब्यूटाडाइन को फोटोसेंसिटाइज करना है तो हम बेंजोफिनोन को ले सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजोफिनोन ट्रिप्लेट स्टेट में पहुँच जाता है, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन ट्रिप्लेट स्टेट में एकदम एक साथ नहीं पहुँचता है। ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, देखिए आप। बेंजोफिनोन का पीछे भी आया था 69 किलो कैलोरी पर मोल उसको ट्रिप्लेट में जाने के लिए चाहिए, यानी इसकी एग्जैक्टेड स्टेट है। और ट्रिप्लेट स्टेट में जाने के लिए उसको 5 किलो कैलोरी प्रति मोल की आवश्यकता होती है, और ट्रिप्लेट एनर्जी 1,3-ब्यूटाडाइन की कितना 60 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और ये हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए आप, कि जब बेंजोफिनोन को आप 360 nm का रेडिएशन देते हैं तो बेंजोफिनोन एग्जैक्टेड स्टेट में चला जाता है। वहाँ ये IAC द्वारा, है ना, ये पहुँच जाता है किस में, ट्रिप्लेट स्टेट में। और फिर वहाँ से ये ब्यूटाडाइन को ट्रिप्लेट स्टेट में एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है और खुद लौट आता है किस में, ग्राउंड स्टेट में। और जब बेंजोफिनोन ग्राउंड स्टेट में आ गया, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट S0, और ये पहुंच गया T1 स्टेट में, कौन, 1,3-ब्यूटाडाइन। वहाँ पर ये 1,3-ब्यूटाडाइन 3 प्रकार के फोटो प्रोडक्ट देता है, और इन फोटो प्रोडक्ट का हम क्या आगे चल के विस्तार से इन सब के बारे में जानेंगे कि ये किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है, क्यों बनाता है, वो हम बड़े डिटेल में जानेंगे। लेकिन वहाँ यहाँ आपको ये देखना है कि रिएक्शन जो है कुल मिलाकर कितना, ये 3 प्रोडक्ट जो देती है वो फोटोसेंसिटाइजर से संभव है। अगर आप 1,3-ब्यूटाडाइन को सीधे ही ये रेडिएशन देते हैं तो 1,3-ब्यूटाडाइन से ये प्रोडक्ट कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि फोटोकेमिस्ट्री में फोटोसेंसिटाइज़र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। थैंक यू।